नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के मिडिवल हिस्ट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में प्रतिहार और पाल वंश के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सीरीज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। लेक्चर नंबर 1 पर ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन किया है एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और एक बात और, मैंने आप लोगों से कहा था कि सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और चैनल को 5 लाख के पार पहुंचा दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। 5 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं पाथफाइंडर के। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में आप हमें 1 मिलियन के पार भी ले जाएंगे। लेकिन क्या है कि अब आप लोगों ने मेरी थोड़ी सी उम्मीदें जगा दी है, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या हम लेक्चर 3 से पहले पहले 5,20,000 कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टारगेट रख रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवा के 5,20,000 तक पहुंचा दीजिए। लेक्चर नंबर 3 इस हफ्ते के अंदर ही आएगा। मैंने आपको बताया था हफ्ते में 3 लेक्चर्स आएंगे, सो देयर विल बी 3 लेक्चर्स दिस वीक। चलिए, तो ये मेरे बारे में कुछ जानकारियां हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं। आई हैव बीन टीचिंग हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स फॉर द पास्ट 7 ईयर्स और ये साथ हो जाएगा 2022 आ चुका है। इसलिए मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ पाथफाइंडर के सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहां मिल जाएंगी पाथफाइंडर टेलीग्राम चैनल पर। अब आमतौर पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको केवल 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन 2022 में हमने 22% डिस्काउंट रखा है केवल कुछ दिनों के लिए। आप इस कोड का इस्तेमाल करके कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं एट अ वेरी मच डिस्काउंटेड प्राइस। याद रखिए कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको देश की बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाता है जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए। तो वैसे हमारे जीएस के भी अलग कोर्सेज हैं, ऑप्शनल के भी हैं, लेकिन कॉम्बो में आपको दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर 22% डिस्काउंट मिलेगा। इंडिविजुअली लेते हैं तो भी 10% तो आपको मिल ही रहा है। सो ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स पर क्लिक करें और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करें। अब आप में से कई छात्रों का यह सवाल रहता है, जो बिल्कुल ही सही क्वेश्चन है, कि हम आपके सब्सक्रिप्शन को, पेड कोर्स को क्यों लें जब आप हमें यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो वाई शुड वी गो फॉर अ लाइव क्लास और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म? रीजन मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो डेफिनेटली दी बेस्ट है जो मैं आपको दे सकता हूं कंटेंट वाइज, लेकिन आपका और मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है। आपके मन में कोई डाउट आया, वो सॉल्व यहां पर नहीं हो सकता। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। उसमें ना गलती आपकी है ना मेरी है। प्रॉब्लम यह है कि जो मीडियम है हमारा यूट्यूब, उसमें उसकी ये लिमिटेशन रहती है। ओके, लेकिन लाइव क्लास में क्या है कि वहां पर अगर आप आते हैं तो हमारा इंटरेक्शन होता है, डाउट्स होते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर एक रेज अ हैंड फीचर है जिसमें हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं आप टीचर्स के साथ। ओके, सो वी कैन हैव एन ऑडियो कॉन्वर्जेशन जस्ट लाइक अ टेलीफोन कॉल। तो ये सब कुछ फीचर जो हैं ये केवल अनअकैडमी ऐप पर मिलते हैं और वहां पर आपका लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ एंड मेनली यू गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस, ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल द टॉप एजुकेटर्स। तो आप जब मेरे कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको केवल मेरी क्लासेस देखने को नहीं मिलती हैं, आप अनअकैडमी पर किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हैं। तो चाहे आपको सिद्धार्थ सर से पॉलिटी पढ़नी है, चाहे आपको अनिरुद्ध सर से साइंस पढ़ना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट एंड यू कैन अटेंड माई हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी क्लासेस एज वेल। सो ये आपके लिए एक द्वार खोल देता है ऐसी यूनिवर्सिटी के जिसमें कई सारी क्लासेस चल रही हैं और आपका जहां पर मन लगता है, जहां आपको अच्छा लगता है, उस क्लास में आप बैठ सकते हैं। और यहां पर एक और बेनिफिट बता देता हूं कि हमारी तरफ से एक शेड्यूल आपको दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर भटक जाएंगे। हमारी तरफ से आपको एक प्रॉपर शेड्यूल भी दिया जाता है, उस शेड्यूल के अनुसार भी आपकी क्लासेस होती हैं। दैट इज कॉल्ड बैच कोर्स। और हमारा अगला बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी से एंड आपको किताबें, यानी कि जीएस की किताबें, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ इन कोर्सेज के साथ फ्री में मिल जाता है। सो ये वैल्यू ऑफरिंग आपको और कहीं नहीं मिलती है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ सब्सक्रिप्शन। नाउ लेट अस कम टू आवर टॉपिक। उत्तर भारत में 7th सेंचुरी में सबसे पावरफुल किंगडम था हर्षवर्धन का। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु जब होती है तो उसके बाद उत्तर भारत में तो बिखराव हो गया और कुछ इसी प्रकार की स्थिति बंगाल में भी होती है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पर जब हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं तो मोस्टली ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स वाला एरिया है इसको हम कोर एरिया मानते हैं। तो अक्सर उत्तर भारत के जो किंगडम्स हैं उनमें बंगाल भी शामिल था, लेकिन आप देखोगे कि मिडिवल हिस्ट्री में काफी समय बंगाल लगभग इंडिपेंडेंट रहता है। जो भी उसको कोशिश करता है कॉन्कर करने की, उसके बाद वहां पर बगावत हो जाती है। तो बंगाल जो है यहां से रूल करना काफी मुश्किल है। और ध्यान में रखिए कि बंगाल आज का केवल वेस्ट बंगाल वाला एरिया नहीं है। बंगाल मतलब एंटायर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एंड इवन पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। तो ये बंगाल जो है बहुत बड़ा एक किंगडम हुआ करता था। यहाँ पर गौड़ डायनेस्टी रूल करती थी। 6th-7th सेंचुरी की बात है ये, हर्षवर्धन के पैरेलल। और उस गौड़ डायनेस्टी में शशांक नाम के एक राजा हुआ करते थे जिनकी हर्षवर्धन से काफी लड़ाई भी चली थी। सो शशांक की मृत्यु के बाद यहां पर गौड़ डायनेस्टी भी पूरी तरह से बिखर जाती है और बंगाल के अंदर छोटे 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 बहुत सारे किंगडम्स बन जाते हैं, जिनको किंगडम भी कहना शायद थोड़ा सा उनको ज्यादा सम्मान देना हो जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल स्मॉल किंगडम्स
और अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक समय आता है जब असम इनको कॉन्कर कर लेता है। मतलब असम ने बंगाल पर कभी शासन नहीं किया था, उल्टा ही होता था, मोस्टली बंगाल के राजा असम पर करते थे काफ़ी बार लड़ाई वगैरह। लेकिन इस बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एक डायनेस्टी थी, उसने असम की डायनेस्टी ने बंगाल पर कब्जा जमा लिया। तब जाकर बंगाल के जो लोकल सारे छोटे मोटे किंगडम है ये इकट्ठा होते हैं और ये कहते हैं कि हमें एक बड़ी मछली की आवश्यकता है। तो अब एक बड़ी मछली की आवश्यकता है, तो ये बड़ी मछली कहाँ से लाई जाए? तो एक श्लोक है जो ये बताता है कि इन सभी राजाओं ने मुलाकात करके एक बड़ी मछली ढूंढी और इन बड़ी मछली का नाम था गोपाल द फर्स्ट। तो ये जो राजा हैं ये बनाए गए थे इन सभी छोटे राजाओं के द्वारा मिलकर। गोपाल को बोला कि आप राज करो यहाँ पर बंगाल पर। सो दे सिलेक्टेड वन पर्सन एज द किंग। वो शक्तिशाली होंगे डेफिनेटली, तो इसीलिए सन 750 750 सीई या एडी के आसपास इस बंगाल के पावर वैक्यूम को खत्म करने के लिए बंगाल के जितने भी छोटे बड़े राजा या नोबल्स, इन लोगों ने इकट्ठा होकर गोपाल द फर्स्ट को राजा बना दिया। तो गोपाल जो है ये पाल वंश को स्थापित करते हैं। सो ही इज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। तो पाल वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में आने वाले 300 साल जो है पाल डायनेस्टी के अंदर में बहुत पावरफुल रहेगा ये किंगडम, और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट से डायरेक्ट चैलेंजिंग, डायरेक्ट लोहा लेगा। और पाल एम्पायर अपने चरम पर ऑलमोस्ट यहाँ कश्मीर तक पहुंच गया था कुछ समय के लिए। बाकी मोस्टली इनका जो कोर एरिया है वही बिहार, बंगाल, बांग्लादेश वाला जो रीजन है ये कोर एरिया था। लेकिन जब भी ये कभी हावी हो जाते थे तो ये पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन इनके कंट्रोल में आ जाता था। तो देखिए फाउंडर हैं गोपाल द फर्स्ट, लिख लेना यहाँ पर। इसका मतलब तो समझते हो ना, इसका मतलब है कि गोपाल नाम के एक से ज़्यादा राजा रहे हैं। तो जो पहले थे वो गोपाल द फर्स्ट होंगे। बाद में अगर मान लो इनके पोते का नाम फिर से गोपाल है, सो ही विल बी गोपाल द सेकंड। ठीक है, तो वैसे था नहीं, बस बता रहा हूँ, आगे कोई ना कोई तो होता ही है। जनरली क्या होता है कि एक महान राजा होते हैं तो उनके वंश में आगे भी कई बच्चों का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाता है। हेंस दे बिकम गोपाल द सेकंड, धर्मपाल द सेकंड, नाग भट्ट द सेकंड। अब वो अपने आप को नाग भट्ट द सेकंड नहीं कहते थे, वो अपने आप को नाग भट्ट ही कहते थे। लेकिन हम इतिहास जब पढ़ते हैं तब अलग अलग उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए उन्हें 1 2 इस तरह के नंबर दे देते हैं। ओके, तो देखिए गोपाल ने किंगडम की स्थापना करी लेकिन धर्मपाल ने उसको थोड़ा सा बढ़ाया। तो 770 to 810 ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला याद रख लो कि 8वीं सदी में पाल वंश की स्थापना हुई थी। इतना सा भी आपने याद रख लिया, 8वीं सदी में पाल वंश की स्थापना हुई, आपका काम हो जाएगा। अब धर्मपाल जो है इन्हें ध्रुव ने हरा दिया था। ध्रुव कौन थे? राष्ट्रकूट रूलर। तो ध्रुव ने धर्मपाल और प्रतिहार दोनों को हराया था, यानी कि पाल और प्रतिहार दोनों को हराया था राष्ट्रकूट रूलर ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, ध्रुव यहां पर अपने राज को परमानेंट नहीं कर पाए। तो राष्ट्रकूट का कोर एरिया था महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ध्रुव ने कन्नौज को जीतने के बाद फिर से ही हैड टू रिटर्न। प्रॉबेबली कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी दक्षिण में, अपने घर में ही कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होंगी। लगभग यही होता था, देखो राजा जाते थे जब कहीं दूर दराज कैंपेन पर तो घर में पीछे बगावत का डर रहता था, या अपने खुद के जो ओरिजिनल प्रांत हैं, मान लो ये जो सदर्न टेरिटरीज हैं, यहाँ पे कोई ना कोई इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। तो प्रॉबेबली इसीलिए ध्रुव ने यहाँ से वापस कन्नौज छोड़कर अपने कोर एरिया में जाने का फैसला लिया और ये कन्नौज खाली छोड़कर चले गए। इस वैक्यूम का फायदा उठाया किसने? पाल वंश ने। तो धर्मपाल जाकर कन्नौज को कैप्चर कर लेते हैं, जबकि हार गए थे। धर्मपाल वॉज डिफीटेड बाय ध्रुव, लेकिन ध्रुव चले गए, राष्ट्रकूट रूलर चले गए फिर से अपने घर। तो यहाँ पर धर्मपाल ने जाकर कन्नौज को कैप्चर कर लिया और कन्नौज में इन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा दरबार लगाया और कहा कि मैं यहाँ पूरे उत्तर भारत का राजा हूँ। तो पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर जो छोटे छोटे फ्यूडेटरीज थे वो आकर इनके सामने दरबार में समक्ष इनके पेश हुए थे। लेकिन क्या होता है कि धर्मपाल का जो ये कन्नौज शासन है ज़्यादा समय नहीं चल पाता है, क्योंकि प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने इन पर हमला कर दिया। तो राष्ट्रकूट वापस चले गए, पाल यहां पर आ गए, लेकिन प्रतिहार ने वापस कन्नौज पर हमला कर लिया। अब आप समझ रहे हो कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कितना कॉम्प्लेक्स है। मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने किसको हराया, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि किसके एम्पायर, किसके राज में ये पाल वंश सबसे चरम पर था, किसके राज में प्रतिहार वंश सबसे चरम पर था, मैक्सिमम एक्सटेंट पर था। इस तरह के सवाल आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। जैसे कि अमोघ वर्ष के बारे में मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनके बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं उनको आपको याद रखना जरूरी है। आपसे ईयर वाइज बैटल्स यूपीएससी नहीं पूछेगा, स्टेट पीसीएस पूछ सकते हैं, यूपीएससी नहीं पूछेगा। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराया था बिहार का जो आज का मुंगेर क्षेत्र है उसके आसपास में। धर्मपाल के दो और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हैं जो आगे स्लाइड में लिखे हुए आ जाएंगे, लेकिन अभी यहां पर भी सुन लो। एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। नालंदा के थोड़े से दिन खराब हो गए थे क्योंकि बड़े बड़े राजा नहीं थे जो उन्हें प्रोत्साहन दें। पैसा चाहिए, देखो यूनिवर्सिटी चलाने के लिए स्टेट सपोर्ट चाहिए, तो वो स्टेट सपोर्ट मिल नहीं रहा था। तो धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। तो ये आगे से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। धर्मपाल के बाद राजा बनते हैं देवपाल। देवपाल
इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। 810 से 850 इनका शासनकाल है। 9th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ भी याद रख लोगे, काम चल जाएगा। देवपाल के समय पाल डायनेस्टी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट पंजाब से लेकर यहाँ पर पूरे बंगाल बांग्लादेश वाले एरिया तक पहुंच चुकी थी। सो दिस वाज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द पाल एम्पायर। तो देवपाल ने अपना एम्पायर असम तक कंटिन्यू किया था, असम तक बढ़ाया था। प्रगज्योतिषपुर विच इज प्रेजेंट डे गुवाहाटी उसका एक क्षेत्र है, तो वहां तक एम्पायर था। नेपाल के, आज के नेपाल के कई हिस्से जो हैं ये पाल एम्पायर में शामिल हो गए थे, खास करके जो तराई रीजन्स हैं। और इनका कंट्रोल बनारस से भी काफ़ी आगे तक पहुंच चुका था। और ये सब जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो आपको नाम लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है स्लाइड पर, मुंगेर कॉपर प्लेट। तो मुंगेर कॉपर प्लेट, इसकी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुंगेर बिहार में जो स्थित है वहाँ पर एक कॉपर प्लेट मिली है जिसमें देवपाल के बारे में कई जानकारियाँ हमें मिलती है वाया दिस मुंगेर कॉपर प्लेट। महेंद्रपाल हु वॉज देवपाल सन, इन्होंने भी अच्छा शासन किया। बंगाल के ज़्यादातर एरिया जो हैं उसको अपना कंट्रोल में रखा, लेकिन कुछ एरिया प्रतिहार के पास चले गए। अगेन लड़ाई तो कंटिन्यूसली चली रही थी। देखो लड़ाई चलती थी लेकिन इनके आपस में शादियां भी होती थी। कैसे? धर्मपाल की एक वाइफ जो है शी वॉज अ राष्ट्रकूट प्रिंसेस, तो लड़ाई हो गई, उसके बाद शांति हो गई, तो बाद में शादी भी कर ली। जो ये देवपाल है ही वॉज बॉर्न आउट ऑफ दैट राष्ट्रकूट प्रिंसेस, ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो रानी थी उनसे देवपाल का जन्म होता है। महेंद्रपाल के बाद राजा हैं शूरपाल द फर्स्ट। इनका इतना कोई खास योगदान नहीं है, जो हमें याद रखने के लायक नहीं है कोई खास योगदान, आप लोग बच गए यहाँ पर। अब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों ही डायनेस्टीज के बारे में हमें काफ़ी जानकारी ट्रैवलर्स से भी मिलती है। इतनी नहीं जो आगे के मिडिवल किंगडम से मिलेगी। जैसे कि आप देखोगे कि विजयनगर है या मुगल एम्पायर है, उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है वाया दीज ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलर के अकाउंट्स का क्या फ़ायदा होता है ना, कि जो बातें ये इंस्क्रिप्शंस क्लेम करते हैं, क्योंकि ये तो लोकल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं, तो वो फैक्ट्स कोरैबोरेट हो जाते हैं। तो अगर दोनों में सेम जानकारियां मिल गई तो इसका मतलब बात बिल्कुल सही है। कई बार ऑपोजिट भी मिलती है बातें, तो उसके कारण फिर हिस्ट्री में बहुत सारे डिबेट्स भी हो जाते हैं। खैर, अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि सुलेमान नाम के एक अरब मर्चेंट यहाँ पर आए थे। तो अरब्स भारत में व्यापार के लिए बहुत सारे आया करते थे। इनमें से कई लोग घूमते फिरते थे, किताबें लिखी इन्होंने, और 850 के आसपास यहाँ पर इन्होंने आकर पाल डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। पाल साम्राज्य को इन्होंने नाम दिया है रूमा। तो वो रूमा प्रॉबेबली इसलिए दिया गया है क्योंकि धर्मपाल के शासनकाल में आए थे, तो धर्म को इन्होंने वो अरबिक में ट्रांसलेट किया तो वो रूम के रूप में आ गया, तो इसीलिए शायद रूमा इन्होंने कहा गया था। तो ये धर्मपाल को डिनोट करता है। तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ के जो राजा हैं पाल रूलर, इनके पास राष्ट्रकूट और प्रतिहार से ज़्यादा सेना है, और पाल राजा के साथ कम से कम 50,000 हाथी चलते हैं। बाय द वे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन रीजन्स में हाथी हैं, तो इसीलिए पाल डायनेस्टी के पास डेफिनेटली बहुत हाथी थे। तो यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में हाथी इतने नहीं है, तो जो प्रतिहार आर्मीज हुआ करती थी इनके पास हाथी इतने ज़्यादा नहीं थे, पाल के पास बहुत सारे हाथी थे। तो इन्होंने लिखा है कि 50,000 हाथी चलते हैं केवल राजा के साथ, 10 से 15,000 लोग केवल कपड़े धोते हैं। ये सब सुलेमान ने लिखा है कि इतनी बड़ी आर्मी है पाल राजा की कि 15,000 लोग केवल कपड़े धोने के काम में आते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो, अगर नहीं भी है एग्जैजरेशन तो ये तो डेफिनेटली श्योर है कि काफ़ी बड़ी आर्मीज हुआ करती थी। फिर कई दूसरे सोर्सेज भी हैं, जैसे कि तिब्बतन क्रॉनिकलर्स, उन्होंने भी ये बातें लिखी है। तो तिब्बतन क्रॉनिकलर है तारानाथ, नाम अभी मत लिखो, ऑप्शनल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस में तो कभी पूछेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। तो तारानाथ ने इनके बारे में लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तारानाथ ने लिखा था बहुत बाद में, 800 साल बाद लिखा है। तो ज़्यादा रेलेवेंट या ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स जो है वो उस समय का जो सोर्स होता है वही होता है। तो इसीलिए ये वाली राइटिंग्स को हम ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मान सकते हैं। तो पाल डायनेस्टी की आर्मीज काफ़ी बड़ी थी। अब वैसे पाल वंश के साथ तिब्बत के लिंक बहुत अच्छे थे, क्योंकि पाल डायनेस्टी के क्षेत्र में या पाल किंगडम में कौन से एरियाज आते थे, बिहार के वो क्षेत्र जहाँ पर बुद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे तिब्बतन मॉन्क्स आया करते थे, इसीलिए इनके बीच में काफ़ी अच्छे कल्चरल रिलेशंस थे। और कई तिब्बतन मॉन्क्स ने पाल डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। पाल राजा भी बुद्धिज्म को पूरा बढ़ावा देते थे, वो खुद हिंदू थे लेकिन बुद्धिज्म को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाता था, क्योंकि नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ में बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुआ करती थी। अब देखिए, पाल डायनेस्टी ने दोनों सेंटर्स को बहुत डेवलप किया। नालंदा पहले से एग्जिस्ट करती थी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी है, कौन से राजा ने। अब प्रॉब्लम ये आ गई थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए कई सदियां बीत चुकी थी, और अब धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो डाउन आ रहा था। कारण उनके पास पैसे नहीं थे। जब बड़े बड़े डायनेस्टी राजा होते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दिया करते हैं, या फिर टैक्स में से कुछ उनको वो मिल जाता है शेयर। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, तो धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया। इन्होंने 200 गाँव की जागीर दे दी नालंदा को, कि 200 गांव से जो टैक्स आएगा वो जाएगा सीधा नालंदा यूनिवर्सिटी के देख रेख के लिए या फिर सैलरीज वगैरह देने के लिए। तो 200 गांव बहुत बड़ा होता है, 200 विलेजेस
का पूरा टैक्स नालंदा यूनिवर्सिटी के पास। तो नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा ज़िले में है, बिहार में, यहाँ उसकी लोकेशन है। और दूसरी यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला, जो आज के समय भागलपुर ज़िले में आती है, बिहार में। तो ये नालंदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई थी उस समय की, और पाल्स ने यहाँ पर पूरा सपोर्ट दिया। इनफैक्ट धर्मपाल ने ही ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। बिहार क्षेत्र में मौर्य डायनेस्टी के समय कई सारे विहार बने थे, और ये विहार बनाने का काम पाल वंश ने भी आगे जारी रखा। तो कई सारे बुद्धिस्ट विहार बनाए गए पाल डायनेस्टी के द्वारा। तो ये लोकेशन है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, भागलपुर के ज़िले में है। फिर पाल डायनेस्टी के लिंक्स दक्षिण पूर्व एशिया से भी थे। देखो आगे हम पढ़ेंगे चोल डायनेस्टी के बारे में, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि चोल डायनेस्टी का दक्षिण पूर्व एशिया से अच्छा लिंक था, लेकिन उन्होंने अटैक्स किए थे। चोल डायनेस्टी ने दक्षिण पूर्व एशिया को एक समय अपने कंट्रोल में कर लिया था। पाल डायनेस्टी ने हमले नहीं किए थे, व्यापारिक संबंध थे। तो सो दे हैड कल्चरल एज वेल एज ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया। इनफैक्ट बुद्धिज्म के कारण ये लिंक्स इतने मजबूत हो गए थे कि एक डायनेस्टी हुआ करती थी जो यहाँ इंडोनेशिया के क्षेत्र में राज करती थी। तो ये एक शैलेंद्र डायनेस्टी थी, श्री विजया किंगडम यहाँ पर हुआ करता था। तो श्री विजया किंगडम से यहाँ पर राजदूत आकर रहते थे पाल दरबार में, और इन्होंने, यहाँ के राजाओं ने नालंदा में क्या बनवाया था, एक मोनेस्ट्री बनवाई थी, और देवपाल को कन्विंस कर दिया था कि इस मोनेस्ट्री की रखरखाव के लिए आप 5 गांवों की जागीर दे दीजिए। तो देवपाल ने दे दी थी। तो ये बताता है कि देखो दो राजाओं के बीच में कितने अच्छे संबंध थे कि मोनेस्ट्री बनवाई इन्होंने, यहाँ के राजाओं ने, और उसकी देखरेख के लिए 5 गांवों की जागीर दे दी गई पाल डायनेस्टी के रूलर देवपाल के द्वारा। सो इट शोज क्लोज कल्चरल लिंक्स बिटवीन दीज टू रीजन्स। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में कई हिंदू किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे। 2nd और 3rd सेंचुरी एडी से लेकर कुछ किंगडम्स तो 18वीं सदी तक भी मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 14-16 सेंचुरी के अंदर बिखर से गए, खास करके इस क्षेत्र में। लेकिन जैसे खमेर किंगडम काफ़ी और लंबे समय तक चला था। खैर, तो ये वाले जो किंगडम्स हैं, इनके पुराने नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं, और वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में। तो देखिए, आज का जो वियतनाम है, यहाँ पर खास करके दक्षिणी वियतनाम, यहाँ पर हुआ करता था चंपा नाम का एक किंगडम। खमेर इज टुडेज कंबोडिया, और इनफैक्ट खमेर में ही दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट स्थित है। ये भारत में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहीं और है, खमेर में, कंबोडिया में। सियाम था थाईलैंड का पुराना नाम, मलया आज का जो मलेशिया है, और सुमात्रा, जावा, बाली, ये सभी द्वीप जो श्री विजया किंगडम का भी एक समय पार्ट हुआ करते थे, ये आज के समय इंडोनेशिया बनाते हैं। और ये वाला जो द्वीप है बोर्नियो, इसका पुराना नाम है कालीमंतन। तो ये सुमात्रा, ये जावा, और उसके बाद ये बाली, छोटा सा आइलैंड है, यहाँ मैप पर दिखेगा नहीं, और ये है कालीमंतन। तो ये कुछ पुराने नाम है। इसका नाम है सुलावेसी। तो ये नाम आपको सभी ध्यान होने चाहिए, इनमें से ये वाले नाम तो आज भी इस्तेमाल होते हैं। तो इन सभी किंगडम्स के भारत के कई साम्राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे, व्यापार भी था, और उसके अलावा कल्चरल लिंक्स भी थे बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाल डायनेस्टी को डिस्कस कर लिया, राष्ट्रकूट, और अब वक्त है प्रतिहार वंश को डिस्कस करने का। तो इनका पूरा नाम है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर इनको कहा जाता था क्योंकि ये गुर्जरात्र नाम के क्षेत्र से बिलोंग करते थे ओरिजिनली। तो राजस्थान के दक्षिण वाला जो हिस्सा है, जो आज के समय गुजरात स्टेट है, तो गुजरात मालवा वाले क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे, और इस क्षेत्र से आगे निकलकर इन्होंने लगभग पूरे उत्तर और पश्चिम भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन कोर एरिया क्या है इनका? कोर एरिया है मालवा, दैट इज टुडेज वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और साथ साथ में राजस्थान का भी कुछ हिस्सा। लेकिन सबसे बिल्कुल जो कोर टेरिटरी है वो ये उज्जैन इनका कैपिटल था, तो मालवा वॉज देयर कोर एरिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के ओरिजिन को लेकर हिस्टोरियंस में अक्सर डिबेट रहता है, काफी बड़ा डिबेट है इनफैक्ट ये, और हमें इसमें अभी नहीं जाना है क्योंकि वो ऑप्शनल में पूछा जाता है। जीएस में आप लोगों से कभी ये पूछा नहीं जाने वाला है। तो अभी के लिए आप ये बस याद रखिए कि जो नाम है वो गुजरात वाला, जो आज का जो गुजरात क्षेत्र है, वही गुर्जरात्र पहले कहलाता था, वहीं से ये ओरिजिन है। कोर एरिया मालवा एमपी, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, गुजरात मालवा मध्य प्रदेश वाला रीजन, एंड यहाँ से बढ़ते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। गुर्जर प्रतिहार वंश में कई पावरफुल राजा होते हैं, और इनमें से ज्यादातर राजाओं ने भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर कई लड़ाइयां लड़ी विद द इस्लामिक आर्मीज ऑफ सिंध एंड बियॉन्ड। तो देखिए, सन 712 में इस्लामिक आर्मीज ने कैप्चर कर लिया था सिंध को। कैसे किया उसकी कहानी आगे वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि 712 ये वाला साल था जब सिंध में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक आर्मी जनरल ने इस टेरिटरी को इस्लामिक कैलिफेट में शामिल कर लिया था। उसके बाद यहां पर शासन आता है जुनैद का। सो मोहम्मद बिन कासिम वॉज कॉल्ड बैक एंड देन जुनैद वॉज सेंट हियर। तो अब जुनैद हु वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स और गवर्नर्स ऑफ सिंध, और
यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में एक लड़ाई होती है। इसे कहा जाता है अक्सर बैटल ऑफ राजस्थान। तो सन 738 ईस्वी में यह लड़ाई होती है। बैटल ऑफ राजस्थान इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लड़ाई की अप्रोक्सीमेट लोकेशन जो आज का इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, लगभग वही बॉर्डर था। और इस लड़ाई में प्रतिहार वंश, इन्होंने राष्ट्रकूट से भी संपर्क किया, तो इनकी भी आर्मी आई थी, और मेवाड़ के बप्पा रावल, इन तीन का कंट्रीब्यूशन था। तीनों ने मिलकर लड़ा यहाँ पर सिंध की आर्मी से। काफ़ी बड़ी अरब आर्मी थी, इट वॉज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द साइज, उसे इन्होंने हरा दिया। और इतनी बुरी हार थी ये अरब आर्मीज की कि अगले कई दशकों तक ये फिर से हमला करने की सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली हमले चलते रहते हैं। ये वाला जो बॉर्डर है, इस पर गुर्जर प्रतिहार और आगे चलकर राजपूत किंगडम्स ने इस अटैक को काफ़ी हद तक रोके रखा। तो जहां सिंध 712 में ही इस्लामिक शासन के अधीन आ गया था, बाकी के उत्तर भारत पर इस्लामिक शासन आया 1194 के बाद। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 500 साल का ये टाइम पीरियड है। इस 500 में से लगभग 200 साल प्रतिहार वंश, और उसके बाद जो 300 साल थे उसमें इसी प्रतिहार वंश से टूटकर कई सारे जो राजपूत किंगडम्स बने थे, उन्होंने इस यहाँ पर वेस्टर्न फ्रंटियर को या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को बनाए रखा। जहां तक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का सवाल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अल्टीमेटली इसमें प्रतिहार वंश की जीत हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी लड़ाइयां प्रतिहार डायनेस्टी ने जीती। जैसे कि कुछ लड़ाइयों में राष्ट्रकूट रूलर्स ध्रुव और गोपाल द थर्ड ने प्रतिहार रूलर्स को हरा दिया था। इनफैक्ट इनके हाथ से मालवा का कंट्रोल भी चला गया था। लेकिन इस वंश में एक महान राजा होते हैं मिहिर भोज। तो मिहिर भोज वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रतिहार किंग्स, और इन्हें कहा जाता है इस डायनेस्टी का रियल फाउंडर। क्योंकि देखो, रियल फाउंडर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सच में एम्पायर की शक्तियों को बढ़ाता है उसे रियल फाउंडर कहते हैं। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि मिहिर भोज भारत के इतिहास में कई राजाओं का नाम होगा आगे, मेनली बिकॉज ये वाले राजा इतने महान थे, तो आगे इनका नाम कई लोगों ने, कई रूलर्स ने अपने टाइटल के रूप में भी रखा। तो 11वीं सेंचुरी में भी एक परमार राजा होते हैं, राजा भोज, उनसे इन्हें कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, सो दिस इज मिहिर भोज ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। 836 से 885, लगभग 50 साल का इनका शासन है। इनके समय में एम्पायर को इन्होंने पूरा नए तरीके से फिर से बसाया, कन्नौज को कैप्चर किया, और लगभग 100 साल तक इसके बाद प्रतिहार डायनेस्टी के अधीन कन्नौज रहता है। कन्नौज का एक और नाम है कन्याकुब्ज, तो वो भी दोनों सेम है, कभी एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद मिहिर भोज ने कोशिश करी कि पूर्व की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन पूर्व की तरफ देवपाल का शासन था, याद है ना, देवपाल अभी कुछ ही मिनट पहले हमने पढ़ा है। तो देवपाल ने इन्हें रोक दिया, तो ये ईस्ट की तरफ पाल डायनेस्टी को कॉन्कर नहीं कर पाते। फिर राष्ट्रकूट की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, वहां पर नर्मदा पर जाकर रुक जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी पुरानी मालवा और गुजरात टेरिटरी को तो फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया, बट हाँ, नर्मदा नदी के दक्षिण में नहीं जा पाए। तो नर्मदा इनका दक्षिणी फ्रंटियर बन गया। तो कई इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो बताते हैं कि मिहिर भोज का शासन यहाँ पर उत्तर में सतलज नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा की नदी तक था। तो इनका एम्पायर काफी बड़ा था, साइज में आप देख सकते हो। प्रतिहार डायनेस्टी की कैवलरी बहुत अच्छी हुआ करती थी। कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना, और ये अपने घोड़ों को इंपोर्ट करते थे अरेबिया से। तो अरबी घोड़े आज भी बहुत अच्छी नस्ल के होते हैं। दे वर इंपोर्टेड एंड यूज्ड बाय द प्रतिहार किंग्स। हालांकि इसके बारे में खुद अरब मर्चेंट्स ही ज़्यादा बताते हैं। तो ये हिस्टोरियंस मानते हैं कि इट इज़ लाइक सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, कि दुनिया को जाके बता रहे हो कि देखो हमारे कस्टमर्स के घोड़े कितने अच्छे हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा था, देखो सब करते हैं, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट इज नेसेसरी। तो प्रतिहार जो हैं उनकी बेस्ट कैवलरी है, इसके बारे में कई अरब मर्चेंट्स ने जिक्र किया है। बट डेफिनेटली इनकी कैवलरी शायद पाल से बेटर रही होगी, क्योंकि तभी इनका एम्पायर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। मिहिर भोज ने अपना एम्पायर ईस्ट की तरफ थोड़ा सा एक्सपांड कर लिया आफ्टर द डेथ ऑफ देवपाल। तो पूरा तो नहीं कॉन्कर किया पाल वंश को, लेकिन काफ़ी टेरिटरी इनकी अपने कंट्रोल में ले ली थी। अब मिहिर भोज जो है ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और इन्होंने टाइटल अपना लिया आदि वराह। तो आदि वराह जो है ये बाय द वे गुप्ता एम्पायर भी किनको वर्शिप करता था, वराह अवतार को, विष्णु भगवान के वराह अवतार को गुप्ता वंश के शासक भी बहुत वर्शिप करते थे, और यही ट्रेडिशन आगे कंटिन्यू किया मिहिर भोज ने। तो आदि वराह टाइटल इनके कई सिक्कों में मिलता है। अब जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको सिक्कों के बारे में बताऊंगा, तब इस सिक्के के बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे। चलिए, 885 में यानी कि 9वीं सेंचुरी के खत्म होने के समय मिहिर भोज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके बेटे आते हैं महेंद्रपाल द फर्स्ट। तो ध्यान में रखना, ये बहुत सारे कॉमन नाम है, महेंद्रपाल पाल डायनेस्टी में भी हैं, उनसे कंफ्यूज मत कर जाना। महेंद्रपाल का शासन चला ठीक ठाक, पिताजी का एम्पायर इन्होंने संभाल लिया, मगध नॉर्दर्न बंगाल तक अपना एम्पायर आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ टेरिटरी इनके हाथ से चली गई, जैसे कि पंजाब इनके हाथ से चला गया। तो पंजाब इनके हाथ से कश्मीर के राजाओं ने छीन लिया। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्थ इंडिया में क्या था कि जो
जिस राजा के अधीन किंगडम पावरफुल है वो अपना टेरिटरी काफ़ी बढ़ा लेता है। तो इनके हाथ से, जैसे बेटे के हाथ से पंजाब चला गया, लेकिन फिर भी सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल में है। और उस समय के इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं काठियावाड़ गुजरात में, उसके अलावा ईस्ट पंजाब में और अवध में। तो इन 3 जगह से इंस्क्रिप्शन मिलने का मतलब है कि कम से कम इतना एम्पायर तो इनका था। अब बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स की। तो जैसा कि पाल वंश में था, यहाँ पर भी बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं और प्रतिहार वंश के बारे में लिखते हैं। तो 1915-1916 में अल मसूदी ऑफ बगदाद ये आते हैं गुजरात, और ये लिखते हैं एक बड़े एम्पायर के बारे में जिसे ये कहते हैं अल जुज्र। तो वो जुज्र शब्द जो है वो गुज्र उस शब्द से ही निकला हुआ है। तो इसको प्रतिहार किंगडम के काफ़ी डिटेल्स इन्होंने दिए हमें। इन्होंने बताया कि 18 लाख गांव और शहर इस पूरे साम्राज्य में है, 2000 किलोमीटर लंबा, 2000 किलोमीटर चौड़ा, बिल्कुल सही डायमेंशन से अप्रोक्सीमेटली इतना ही था। और इनकी आर्मी में 4 डिवीजन है, जिसमें हर एक डिवीजन में 7 से 9 लाख आदमी है। अब ये थोड़ा सा इन्होंने ओवर द टॉप बता दिया, क्योंकि 28 लाख की आर्मी पॉसिबल नहीं होती है उस समय के आबादी के स्तर के हिसाब से। 28 लाख की आर्मी आज भी नहीं है भारत की, जब 140 करोड़ की आबादी है तब भी हमारी आर्मी 13 लाख है। तो मतलब ये थोड़ा सा शायद ज़्यादा इन्होंने बता दिया होगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली आर्मीज 1 या 1.5 लाख तक की हो पाती थी, उसके बाद उनको खाना पानी ये सब व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 1-1.5 लाख की आर्मी ही जनरली साइज हुआ करती थी, ये भी बड़ी आर्मीज। ओके, अल मसूदी ने प्रतिहार साम्राज्य की विभिन्न लड़ाइयों के बारे में भी हमें बताया, जैसे कि मुल्तान के राजा के साथ इनकी लड़ाई चल रही है, ही इज़ अ मुस्लिम रूलर, ये भी बताया इन्होंने। तो मुल्तान सिंध वाले मुस्लिम राजाओं से इनकी लड़ाई, फिर दक्षिण में राष्ट्रकूट से इनकी लड़ाई, पूर्व में पाल राजाओं से लड़ाई। तो इन सभी लड़ाइयों के बारे में जिक्र किया है। लेकिन ध्यान में रखना कि ट्राईपार्टाइट उस समय किसी को पता नहीं था कि हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में, क्योंकि ये तो 200 साल तक चला था। इतना इतिहास बोध किसी को नहीं होता है। जैसे कि अगर आप 1930 में किसी से पूछते कि देश में क्या चल रहा है, तो वो आपको थोड़े ना बताएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है हमारा पिछले 80 सालों से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री जब चल रही है तब आपको उसका पता नहीं चलता है, जब वो हो जाता है कुछ खत्म, उसके बाद हमें पता चलता है। तो यहाँ पर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के हमें डेफिनेटली राइटिंग्स में एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और एक बात और, ये भी बताया जाता है कि इनकी आर्मी में केवल 2000 हाथी थे। तो आपको याद होगा कि पाल डायनेस्टी की आर्मी में बहुत सारे हाथी थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाथी ज़्यादा मिलते हैं। गुजरात, मालवा, इस रीजन में हाथी ना के बराबर मिलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना पर ज़्यादा जोर था। जहाँ तक बात है आर्ट एंड कल्चर की, तो देखिए महिपाल, हु वॉज द ग्रैंड सन ऑफ मिहिर भोज, इनके दरबार में राजशेखर नाम के एक पोएट और ड्रामेटिस्ट थे। फिर प्रतिहार वंश के राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए कन्नौज में, और इन्होंने एम्बेसीज भी भेजी। एम्बेसी का मतलब है कि अपने दूत को, राजदूत को भेजा बगदाद में खलीफा के पास। और ऐसा बताया जाता है कि इसी प्रतिहार वंश के समय में जो भारत की नॉलेज है रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, ये पहुंचती है बगदाद। तो बगदाद एक सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया था समटाइम अराउंड 9-10 सेंचुरी। उसके बाद अगले 200 साल तक बगदाद में बहुत ज़बरदस्त लर्निंग होती थी। तो जो दुनिया में लर्निंग की पोजीशन एक समय तक्षशिला या नालंदा यूनिवर्सिटी की थी, वो 12-13 सेंचुरी आते आते बगदाद बन चुका था दुनिया का लर्निंग सेंटर। उसके बाद वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह जब आता है, रेनेसॉ आता है, तब यूरोप लर्निंग का सेंटर बन गया। उसके पहले यूरोप जो है वहाँ पर डार्क एजेस थी, कुछ नहीं था, कोई लर्निंग नॉलेज कुछ नहीं था। जो नॉलेज था वो भारत में था। उसके बाद वो भारत से ट्रांसफर होता है बगदाद में। 200-300 साल तक काफ़ी मैथमेटिक्स और एरिथमेटिक और कई तरह की चीज़ों पर विकास हुआ। लेकिन यही जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के खास करके, वो भारत से ही वहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद ये अरब ट्रेडर्स जो हैं इस नॉलेज को यूरोप ले जाते हैं, और आगे यूरोपियंस ने इसको और धीरे धीरे डेवलप किया, फिजिक्स, फिर आगे केमिस्ट्री, और अब पिछले 300-400 सालों से यूरोप लर्निंग का सेंटर बना हुआ है। तो देखो ये समय का पहिया है, घूमता रहता है। हो सकता है कि आने वाले 300-400 सालों में साउथ अमेरिका लर्निंग सेंटर बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो पहले किसी ज़माने में चाइना और इंडिया हुआ करते थे, तो ये सब चेंज होता रहता है। अब आ जाते हैं प्रतिहार वंश के डिक्लाइन पर। तो देखिए 915 और 18 के बीच में राष्ट्रकूट राजा इंद्र द थर्ड, याद है ना इनका नाम, पिछले लेक्चर में हमने सुना था। इंद्र द थर्ड ने कन्नौज पर हमला किया। कन्नौज अब 100 साल से प्रतिहार वंश की राजधानी है, लेकिन इस बार कन्नौज पर इन्होंने ज़बरदस्त हमला किया और ये कन्नौज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और प्रतिहार के हाथ से उनका कोर टेरिटरी गुजरात भी चला गया, ये भी राष्ट्रकूट ने इनके हाथ से ले लिया। तो अब प्रतिहार वंश था उत्तर भारत में, लेकिन समुद्र का एक्सेस उसका पूरी तरह से कट चुका था। यहाँ पर देखिए, अगर गुजरात का एक्सेस कट जाता है तो समुद्र नहीं है ना, ट्रेड कहाँ से करोगे, व्यापार कहाँ से करोगे, और व्यापार के बिना आप लंबा एम्पायर नहीं चला सकते। तो इसके कारण इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो होती है। 963 के आसपास कृष्ण द थर्ड, अगेन राष्ट्रकूट रूलर, फिर से ये उत्तर भारत पर हमला करते हैं, प्रतिहार को हराते हैं। तो अब ये लगातार 50 साल में 2-3 बड़ी बड़ी इनकी जो डिफीट्स हो जाती है, इससे ये हार जाते हैं और इनका एम्पायर अलग अलग हिस्सों में बिखर जाता है, और वो बिखराव आगे जन्म देता है राजपूत एज को। तो इन्हीं प्रतिहार वंश के जो अलग अलग वसाल्स थे,
जो इनकी फ्यूडेटरीज थे, उन्होंने कई सारे राजपूत किंगडम्स को स्टार्ट किया, जैसे कि परमार, चंदेल, इन सब के बारे में, चौहान्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये राजपूत जो हैं वो सारे प्रतिहार वंश का ही ब्रेकडाउन एक तरह से आप देख सकते हैं। फिर आइए आर्म्ड फोर्सेस पे। तो देखिए तीनों ही अपनी आर्मी को अच्छे से मेंटेन करते थे, वेल ऑर्गेनाइज लार्ज आर्मीज थी। इन्फेंट्री, पैदल सेना, कैवलरी, घुड़सवार सेना और हाथियों वाली सेना भी इनके पास हुआ करती थी। पाल राजाओं के पास सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स थे और घोड़े प्रतिहार और राष्ट्रकूट के द्वारा अरब मर्चेंट से इंपोर्ट किए जाते थे। अरेबिया में बेस्ट घोड़े मिलते हैं और सेंट्रल एशिया से भी घोड़े आते थे, बाय लैंड वो भी आते थे यहाँ पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वैदिक एज में भारत में रथ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, चैरियट्स, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, खास करके वेदों में। अभी मिडिवल इंडिया में रथ के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि वॉर चैरियट्स वेर आउट ऑफ यूज, अब इनका इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया जाता था। राष्ट्रकूट एम्पायर में बहुत सारे किले बने, इनफैक्ट प्रतिहार वंश में भी बनने शुरू हुए। जैसे कई भारत के फेमस किले, चित्तौड़गढ़ का आपने नाम सुना होगा। तो चित्तौड़गढ़ को इनिशियली, जो मतलब आज का नहीं स्ट्रक्चर बट कुछ स्ट्रक्चर जो है वो यहीं पर प्रतिहार वंश के समय बनना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई राजाओं ने उस पर ऐड किया। बाद में मेवाड़ में वहाँ पर डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने उसको बड़े स्तर पर बनाया। पर इस तरह के कई किलों का निर्माण उत्तर भारत में प्रतिहार और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजाओं ने किया। सैनिक धीरे धीरे हेरिडिटरी होते जा रहे थे। हेरिडिटरी का मतलब जो सैनिक है उसका बेटा आगे फिर से आर्मी ज्वाइन करेगा, उसका बेटा भी आर्मी ज्वाइन करेगा। तो ये हेरिडिटरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है हर फील्ड में, गवर्नमेंट और सेनाओं में भी। और ये पाल और राष्ट्रकूट तो नेवी भी रखते थे, प्रतिहार नहीं रखते थे क्योंकि उनका इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं था। पाल और राष्ट्रकूट की कोस्ट लाइन अच्छी खासी बड़ी थी, तो ये अपनी नेवी रखा करते थे। जहाँ तक बात है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सवाल पूछता है। तो एम्पायर के कुछ हिस्से जो उनका कोर एरिया है वो डायरेक्टली राजाओं के द्वारा शासित किए जाते थे प्रतिहार में। बाकी के एरियाज पर ये वसाल्स का इस्तेमाल करते थे। वसाल कौन होता है? कुछ छोटे राजा हैं जो आपके अधीन हैं, ओवरऑल आपके साथ हैं, लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अपने एरिया का वो खुद चलाते हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि स्वाधीन है थोड़ा सा, बट जब भी युद्ध में जरूरत होगी तो वो आपके साथ आकर खड़े होंगे। तो ये वसाल चीफ्स कह सकते हो आप इन्हें। इनके पास काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी या स्वायत्तता है इनके आंतरिक मामलों में। लेकिन इन छोटे राजाओं को क्या देना पड़ता है? एक सालाना पैसा, ट्रिब्यूट जिसे कहा जाता है। तो ये सेंट्रल किंग जो प्रतिहार राजा हैं उनके पास एक फिक्स पैसा जाएगा और जब भी जरूरत पड़ी तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सेनाएं उनके पास भेजी जाएंगी। कुछ इसी प्रकार के सिस्टम्स, इसी के कुछ मॉडिफाइड वर्जन्स आप आगे देखेंगे। जैसे कि मुगल एम्पायर में मनसबदारी सिस्टम आएगा, तो वो मनसबदारी सिस्टम भी थोड़ा सा सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं, तब हम पढ़ेंगे। बट देख रहे हैं आप कि एक सिस्टम चालू हो रहा है अभी जो एक तरह से फ्यूडलिज्म की शुरुआत है। तो ये फ्यूडल सिस्टम किस तरह से स्टार्ट होता है? इसी तरह से स्टार्ट होता है। तो ये वसाल चीफ जो हैं, जब भी उनको बुलावा आता था दरबार में आना पड़ेगा इन राजाओं को, और कभी कभी ये बगावत भी कर देते थे। खास करके जब सेंटर में कमजोर राजा है तो कमजोर राजा के खिलाफ लगभग जो भी बड़ा ये राजा होता था, थोड़ा सा मतलब छोटे राजाओं में बड़ा राजा, वो बगावत कर देता था। तो इस प्रकार से मालवा में परमार, बुंदेलखंड में चंदेल, इन्होंने कई बार बगावत करी, बाद में अपने खुद के किंगडम्स भी एस्टैब्लिश कर लिए। प्रतिहार और पाल वंश में एडमिनिस्ट्रेशन लगभग सिमिलर है। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला विभाजन है भुक्ति। भुक्ति हो गया एक तरह से स्टेट, प्रोविंस। जैसे आज के समय में स्टेट्स होते हैं इंडिया में, वैसे भुक्ति या प्रोविंस हो गया, ये सबसे बड़ा डिवीजन है। फिर आएंगे मंडल या विषय, फिर आएगा पत्तल। भुक्ति को कंट्रोल या गवर्न करेगा उपारिक, तो उपारिक एक तरह से गवर्नर है। विषय में होगा विषयपति, ठीक है। तो विषयपति वुड बी समवन लाइक एन आईएएस ऑफिसर। तो आज के समय में जो आप जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो एक विषयपति की नौकरी हो जाएगी। और पत्तल जो है ये एक गांव का यूनिट है, कम गांव का यूनिट है। तो याद रखिएगा उपारिक इज द गवर्नर। उपारिक का काम क्या है? एक तो जमीन का रेवेन्यू इकट्ठा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना आर्मी की मदद से। फिर डिस्ट्रिक्ट हेड विषयपति, सेम काम है जो उपारिक स्टेट लेवल पर कर रहा है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहा है। गांवों की अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। हर गांव में एक मुखिया, विलेज हेडमैन और एक अकाउंटेंट जो रेवेन्यू का हिसाब रखेगा, ये होते थे। अब ये पद भी हेरिडिटरी हो चुके हैं, यानी कि हेडमैन, मुखिया का बेटा ही मुखिया बनेगा और अकाउंटेंट का बेटा ही अकाउंटेंट बनेगा। इनको पैसा कैसा मिलता था? इनको सरकार तनख्वाह नहीं देती थी। अब ये एक सिस्टम चेंज हो रहा है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या पुराने एंशिएंट इंडिया के जो किंगडम्स हैं वहां पर हम देखते हैं कि सैलरीज दी जाती थी और इसीलिए इनको चेंज भी कर दिया जाता था और ये पद हेरिडिटरी नहीं थे। लेकिन अब क्या होता है कि इन्हें सैलरी नहीं दी जाती, तो इनको कुछ जमीन दे दी जाती थी राजा या प्रशासन के द्वारा। इसको रेंट फ्री लैंड कहोगे। तो इस जमीन पर आपको टैक्स नहीं देना है और ये जमीन आपके काम के बदले आपको दी जा रही है। अब ये जो विलेज मुखिया हैं ये अपना काम करते थे बड़े बुजुर्गों की मदद से, तो इसे ग्राम महाजन या ग्राम महतर कहा जाता था।
ये वो लोग हैं जो गांव में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी मदद से सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था। प्रतिहार वंश के समय में सामंत व्यवस्था या फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे जन्म लेना शुरू करता है। कई सारे छोटे चीफटेन्स यानी कि छोटे क्षेत्र को कंट्रोल करने वाले लोग, ये सामंत या भोगपति कहलाते थे। ये धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाते गए। जो 2 गांव पे कंट्रोल रखता था वो धीरे धीरे 10 गांव पे कंट्रोल बढ़ाने लगा। और ये विषयपति जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है और ये छोटे छोटे चीफ्स, ये एक ही हो गए, मर्ज हो जाता है एक तरह से ऑफिस, और इनके लिए बाद में सामंत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इन्हें पैसा दिया जाता नहीं था सैलरी के रूप में, इन्हें दी जाती थी जमीन। तो रेंट फ्री लैंड इन्हें दे दिया जाता था, जिस पर इनको राजा को कोई भी टैक्स अदा नहीं करना है। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी इससे कि इन ऑफिशियल्स को बदला नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। तो जिन पदों पर पहले सरकार अपॉइंटमेंट करती थी वो पद अब धीरे धीरे हेरिडिटरी होते जा रहे हैं, और जो परिवार इन पर काबिज है वही परिवार आगे इन पर काबिज रहेगा। तो ये सिस्टम यहाँ से चालू होता है। जहाँ तक बात है ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में भारत में व्यापार काफ़ी कम हो गया था। कंपेयर टू एंशिएंट इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी कम है। उसका कारण क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इतना सक्सेसफुल नहीं था, बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो लंबे डिस्टेंसेस पर यात्रा नहीं करी जा सकती, क्योंकि एक तो बहुत सारे किंगडम्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही राजा एक ही राज्य है जहाँ तक जाना है जाइए। तो लोकल किंगडम्स बहुत सारे बढ़ गए थे और सभी की लोकलिज्म की पॉलिसी थी। हर कोई अपने ही क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना चाहता था, दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में व्यापार को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। फिर यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर कॉइन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये वाला जो समय काल है, इसमें कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोने के और चांदी के सिक्के नहीं दिखते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो देखो, रोमन एम्पायर बहुत ही बड़ा था, लेकिन 5वीं सदी में ये पश्चिमी रोमन एम्पायर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बिजेंटीन एम्पायर, जिसको ईस्टर्न रोमन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर था बाइजेंटियम में या कॉन्स्टेंटिनोपल में। तो ये जो ओरिजिनल रोमन एम्पायर था ये खत्म सा हो चुका है 5th सेंचुरी। तो यहाँ से जो व्यापार होता था ये पूरा बंद हो गया, और बाइजेंटियम के साथ हमारा व्यापार, भारत देश के लोगों का व्यापार शुरू हो जाता है। और साथ में यहाँ ससानिद एम्पायर था पर्शिया में, आज के ईरान में, यहाँ से भी व्यापार शुरू होता है। तो लेकिन जो वेस्टर्न रोमन के साथ जो ट्रेड था वो ज़्यादा होता था, ऑफ कोर्स क्वांटिटी में। बाइजेंटियम के साथ अब धीरे धीरे स्थापित हुआ, लेकिन फिर भी भारत के कई एरियाज में अभी भी व्यापार हो रहा था, खास करके बंगाल, मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत। तो इन्हें गोल्ड मिल रहा था व्यापार के बदले में, और गोल्ड ये अब दूसरे एरियाज से भी ट्रेड करके ला रहे थे। तो दक्षिण पूर्व एशिया में भी गोल्ड था, वहां से भी गोल्ड हमें मिल रहा था। इनफैक्ट दक्षिण पूर्व एशिया को सुवर्ण भूमि कहा जाने लगा था। आज भी अगर आप थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट का नाम देखेंगे तो उसका नाम सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सुवर्ण भूमि का मतलब यही होता है गोल्डन लैंड, जहां पर बहुत सारा सोना है। चाइना और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार काफी बढ़ जाता है। इनफैक्ट दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार और वहां के लोगों के बारे में हरिसेन ने भी लिखा है। हरिसेन कौन है? समुद्रगुप्त के समय के कोर्ट पोएट हैं। तो हरिसेन ने अपनी बृहद कथा कोश में लिखा है दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों और उनकी भाषाओं के बारे में। मध्यकालीन भारत में एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है कि कई धर्मशास्त्र अब लिखते हैं कि भारत के लोग समुद्र को क्रॉस करके आगे ना जाएं। तो वो ऐसी जमीन पे ना जाएं जहां मुंज घास नहीं उगती। मुंज घास अक्सर नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे आपको देखने को मिलेगी, या फिर जहां पर ब्लैक गजेल यानी कि काला रंग का हिरण नहीं दिखता हो। तो उत्तरी भारत में, सेंट्रल इंडिया में आपको कई जगह ये हिरण देखने को मिलते हैं, ब्लैक बक्स। ठीक है, तो ये जहां नहीं दिखते हो वहां आपको नहीं जाना है। तो बेसिकली आपको भारत के बाहर नहीं जाना है। लेकिन इसके बावजूद ट्रेडर्स तो जाते ही थे, फॉरेन ट्रेड था। अब इस बैन के पीछे क्या रीजन बताए जाते हैं? तो इसको लेकर हिस्टोरियंस ने कई थियरीज सामने रखी हैं। सबसे प्रोमिनेंट थियरी यही है कि ये ट्रैवल बैन मेनली ब्राह्मण्स के लिए था, व्यापारियों के लिए नहीं था। जो व्यापार करता था उसके लिए इस तरह का बैन नहीं था, क्योंकि व्यापारी भारत के जाते थे, अरब वगैरह एरियाज में ट्रेड करते थे। लेकिन जो ब्राह्मण्स हैं वो ट्रेड करने के लिए या किसी भी कार्य से बाहर नहीं जा सकते। उसका कारण यही बताया जाता था कि देखिए, जो धार्मिक नॉलेज है वो ब्राह्मण्स के माध्यम से आगे बढ़ती थी, और अगर ब्राह्मण दूसरे एरिया में जाकर वहाँ की धार्मिक ट्रेडिशंस को अपना लें तो फिर ये नुकसान हो जाएगा। तो प्रोबेबली इसके कारण बुद्धिज्म और इस्लाम वाले क्षेत्रों में ब्राह्मण ना जाएं, तो ये शायद रूल इसीलिए लाया गया था। अब ये मोस्टली वैसे ऑप्शनल का पॉइंट है, आप लोगों से जीएस में नहीं पूछेंगे, बट है इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने आपको बता दिया। भारत के जितने भी मर्चेंट्स हैं वो अभी भी गिल्ड बनाते हैं। गिल्ड का क्या मतलब है? एक संगठन सा है उनका, और उस संगठन के माध्यम से ट्रेड होता है, व्यापार होता है। 2 फेमस गिल्ड जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक है मणिग्रमण और दूसरी है नाना देसी। तो ये दोनों ही मेनली दक्षिण भारत में ज़्यादा एक्टिव थी, खास करके कर्नाटका और तमिलनाडु वाले रीजन में। तो मणिग्रमण और नाना देसी मध्यकालीन भारत की इंपॉर्टेंट, अर्ली मिडिवल इंडिया की इंपॉर्टेंट ट्रेड गिल्ड्स हैं। गिल्ड का मतलब क्या होता है? एक बार आप प्लीज़ डिक्शनरी खोल के ज़रूर देखिएगा। बेसिकली एक संगठन है और इस संगठन के अंदर लोग मिलकर व्यापार करते हैं।
ताम्रलिप्ति एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। यूपीएससी ने 2020 में पोर्ट्स पर सवाल पूछे हैं, तो इसीलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह पोर्ट्स ये भी बताऊंगा, ये मैंने अपने नोट्स में भी ऐड कर लिए हैं। तो ताम्रलिप्ति की करंट लोकेशन क्या है? आज के समय ईस्ट मिदनापुर में तामलुक नाम की जो जगह है यहाँ पश्चिम बंगाल में, कोलकाता से थोड़ा दक्षिण में, ये ताम्रलिप्ति पोर्ट की लोकेशन थी। तो यहाँ से ताम्रलिप्ति से बहुत सारा व्यापार होता था टू साउथ ईस्ट एशिया। तो इसकी लोकेशन आप ध्यान में रखिए, मैप के हिसाब से ऑप्शनल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। याद रखिए 22% डिस्काउंट है केवल कुछ दिनों के लिए, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और ये जितने भी कोर्सेज जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया, दे आर ऑल अवेलेबल फॉर ईएमआई। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। कहीं पर भी अनलॉक कोड मांगा जाता है, यू कैन यूज़ द कोड महिपाल। ये हमारे टॉपर्स हैं यूपीएससी के फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।